कल की कक्षा में हम संस्कृतिकरण की विशेषताओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम संस्कृतिकरण की अन्य विशेषताओं को जानेंगे। आपकी सुविधा के लिए जो विद्यार्थी आज कक्षा में जुड़े हैं और जिन्होंने कल की कक्षा का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उनकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि हम संस्कृतिकरण की विशेषताओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमने कल की कक्षा में 5 विशेषताओं को जाना था। पहली विशेषता थी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत ही संस्कृतिकरण है। दूसरी विशेषता जिसको हमने जाना था वो था संस्कृतिकरण की इकाई समूह है। अर्थात अगर एक व्यक्ति या कोई एक परिवार विशेष अपनी व्यवस्थागत जो संस्कृतिकरण की अवधारणा से संबंधित हम बात कर रहे हैं, अपनी संरचना जो सामाजिक संरचना है उसमें यहाँ परिवर्तन की बात नहीं हो रही, यहाँ पदमूलक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी उच्च परिस्थिति की का दावा करता है समाज में स्वयं या अपने परिवार के साथ, तो वो ना तो संस्कृतिकरण कहलाएगा और ना ही वो समाज में स्वीकार होगा। तो संस्कृतिकरण के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक समूहगत व्यवस्था है। फिर उसके बाद हमने एक अन्य विशेषता को जाना था, वो था निम्न जातियों से संबंधित, कि संस्कृतिकरण की व्यवस्था जो है वो निम्न जातियों से संबंधित है। फिर हमने बात की थी ये जनजातियों से भी संबंधित है, सिर्फ निम्न जातियों से संबंधित नहीं है, साथ ही ये जनजातियों से भी संबंधित है। और जाति और जनजाति में क्या अंतर है आप जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो आप व्हाट्सएप में जो आपका ग्रुप है उसमें आप लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये विभेद, ये अंतर पता होगा। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे 5वीं विशेषता की, जो कि कल हमने जाना था, और वो थी पदमूलक परिवर्तन। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो जब आरंभ होती है तो वो संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं करती या समाज की व्यवस्था को कहीं प्रभावित नहीं करती। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो पोजिशनल चेंज की बात करती है। ठीक है, अब हम आज 6वीं विशेषता को जानेंगे, वह है द्विमार्गी प्रक्रिया, 2 वे प्रोसेस। तो संस्कृतिकरण द्विमार्गी प्रक्रिया है। निम्न जाति जहाँ उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती है, वहीं दूसरी ओर निम्न जाति भी कुछ न कुछ उच्च जाति को देती है। हैरानगी हो रही है ना इस बात को जान के? क्या देती है हम जानेंगे। संपूर्ण भारत में हम देखते हैं कि हिंदुओं के जो देवताओं के अतिरिक्त जो लोकल या जो स्थानीय विशेष जो जातियां हैं उनके भी स्थानीय देवी देवता होते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि कई बार जो उच्च जाति मानी गई हैं सामाजिक संस्करण में, जैसे कि ब्राह्मण, तो वो स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और ऐसा विशेष रूप से उस समय देखने को मिलता है जब महामारी से रक्षा करने की बात आती है, अथवा पशुधन या बच्चों की रक्षा तथा अन्न के संरक्षण की बात आती है। तो श्रीनिवास ने उदाहरण देते हुए लिखा है कि कभी कभी ब्राह्मण अपने किसी गैर ब्राह्मण मित्र के द्वारा भी रक्त बलि करवाते हैं। तो इस द्विमार्गी प्रक्रिया को लघु एवं वृद्ध परंपराओं को आत्मसात करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। देखिए, आपने देखा होगा ये हर जगह। देखिए, कुछ देवी देवता, इस वक्त हम क्योंकि सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म की बात करें, तो वहाँ मूर्ति पूजा का विचार प्रभुत्वशील है। तो वहाँ स्पष्ट तौर पर ईश्वर के आराधना के अपने अलग अलग स्वरूप हैं, है ना। वो स्वरूप श्री राम, शिव भगवान, विष्णु भगवान, अनन्य रूप हैं। ठीक है, परंतु इसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो स्थानीय विशेष, राज्य विशेष, उनके भी कुछ कुल देवी देवता
होते हैं। और क्योंकि संस्कृतिकरण को एक द्विमार्गी प्रक्रिया कहा गया, तो वहाँ ये देखने में आता है कि एक जो उच्च वर्ण के, उच्च जाति के जो जीवन के तरीक़ों का अनुकरण करके निम्न जाति उच्च जाति का जीवन स्वीकार करके उच्च जाति की परिस्थिति को प्राप्त करने का दावा करती है। परंतु ये वन साइडेड प्रोसेस नहीं है, ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्या है? और ये स्वाभाविक है, ये बच्चों बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, हो सकता है लेने का प्रतिशत बहुत अधिक हो और देने का बहुत कम हो, परंतु हम बिल्कुल निर्विकार या प्राणहीन होकर सिर्फ तटस्थ होकर देखते रहें, ऐसा नहीं हो पाता। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तभी ना कुछ हम सीखते हैं। तो अगर निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति के संपर्क में आएंगे और उनके जीवन के तौर तरीकों को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उच्च जाति के लोग भी तो निम्न जाति के संपर्क में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि निम्न जाति में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो सीखने योग्य ना हो, अवश्य होती हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि ये द्विमार्गी प्रक्रिया विशेष तौर पर इसलिए भी कही जाती है कि जो कि निम्न जातियों द्वारा स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसे उच्च जाति के लोग भी स्वीकार करते हैं और श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में अपनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 7वीं विशेषता की, विचारधारा ग्रहित प्रक्रिया। ये क्या है? इसके संबंध में योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को एक विशेषता विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में निम्न जाति उच्च जाति की विचारधारा का अनुकरण करती है। निम्न जाति उच्च जाति के धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, मोक्ष, माया, संसार, पुनर्जन्म आदि का अनुकरण करती है। जो जातीय समूह अपना संस्कृतिकरण करता है, वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं एवं जीवन पद्धति के अतिरिक्त जीवन दर्शन, संस्कृति, साहित्य में उपलब्ध नवीन विचारधारा एवं मूल्यों का भी अनुकरण करता है। देखिए, आपकी विचारधारा, इसे कुछ हम ऐसे समझते हैं बच्चों कि आपकी विचारधारा समाज के सकारात्मक या नकारात्मक जो पार्टिसिपेशन है, जो सहभागिता है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। विचारधारा एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन अनुभवों के बाद बनती है। तो संस्कृतिकरण के सिद्धांत का जो मूलभूत बिंदु है वो ये है कि निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति की जीवन प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, न केवल स्वीकार करते हैं अपितु अपने जीवन में अमल में लेकर आते हैं, तो वो तो संस्कृतिकरण हुआ। पर संस्कृतिकरण विचार ग्रहिता भी है, विचारधारा को भी स्वीकार किया जाता है। किस प्रकार का थॉट प्रोसेस है, किस प्रकार का सोचने का तरीका है, उस पूरी विचारधारा को भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा निम्न जाति के द्वारा जो अनुकरण पद्धति स्वीकार की जाती है, उसमें जीवन पद्धति के साथ साथ विचारधाराओं का भी समावेश होता है। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब हम बात करते हैं अग्रिम समाजीकरण। क्या है अग्रिम समाजीकरण? ये 8वीं विशेषता है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। इसके संबंध में भी योगेंद्र सिंह ने दृष्टिपात किया है। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को एक अग्रिम समाजीकरण क्यों बताया है, ये हम देखते हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में निम्न जाति इस आशा में उच्च जाति की संस्कृति को सीखती है कि भविष्य में वह उस उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त कर लेगी। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण जैसी प्रक्रिया ही है। अब बताओ समाजीकरण क्या है? याद करो जल्दी से, मैं याद दिलाऊं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। अग्रिम समाजीकरण का प्रश्न यहाँ क्यों आया?
देखिए, सामाजिकरण क्या है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया का नाम है। जो कुछ भी हम समाज में रहकर सीखते हैं वही सामाजिकरण कहलाता है। लेकिन नकारात्मक सीखना, किसी को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना सीखना, हत्या करना सीखना सामाजिकरण नहीं कहलाएगा। वो सब कुछ सीखना सामाजिकरण कहलाता है जिससे आप समाज के सकारात्मक सदस्य बनते हैं, जिसके सीखने से समाज में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम बात संस्कृतिकरण की बात कर रहे हैं और योगेंद्र सिंह ने कहा कि ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उनका ये मानना है। देखिए, अग्रिम सामाजिकरण, अग्रिम सामाजिकरण का तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति जो कुछ उसने सीखा था उसके बाद समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए, हायर स्टेटस को प्राप्त करने के लिए वो पुनः प्रयास करता है और वो सीखता है जीवन के नए तरीकों को, जीवन में नई विचारधाराओं को स्वीकार करता है जिससे समाज में उसकी परिस्थिति उच्च हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं 9वीं विशेषता की। वो है संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान हैं। क्या है संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान हैं? यहाँ हम देखेंगे श्रीनिवास ने क्या विचार उल्लेखित किए हैं और मिल्टन सिंगर ने श्रीनिवास के विचारों को उल्लेखित करते हुए क्या कहा है। चलिए देखते हैं। श्रीनिवास ने मिल्टन सिंगर के विचार को कोट करा और उन्होंने लिखा कि सिंगर ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि संस्कृति के जो संस्कृतिकरण का प्रोसेस है, जो प्रतिमान संस्कृतिकरण के हैं, वो प्रतिमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैटर्न्स। तो वो 1 या 2 नहीं होते, 4 नहीं होते, तो कम से कम 3 तो होते ही हैं। कैसे? जैसे उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्रथम तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं? द्विज कहलाते हैं। मैंने पिछली कक्षा में बताया था ना, क्यों द्विज कहलाते हैं। तो प्रथम जो 3 हैं कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्विज वर्ण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक जो व्यवस्था है वहाँ का सांस्कृतिक क्षेत्र काल के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तो निम्न जातियाँ विभिन्न उच्च वर्णों, जातियों तथा प्रभु जातियों के भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं और आदतों को ग्रहण करती हैं और निम्न जाति उस जाति या समूह के लक्षणों या आदर्शों को अधिक ग्रहण करती हैं। राइट? तो संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी 10वीं विशेषता। अब वो क्या है? पुरातन प्रक्रिया। तो संस्कृतिकरण की इस विशेषता पर हम ध्यान दें तो यहाँ श्रीनिवास ने कहा है कि वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक जातियों द्वारा ऊपर उठने के प्रयासों के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में भी अनेक उदाहरण ऐसे देखे जा सकते हैं जिसमें निम्न जातियों ने उच्च वर्णों, प्रभु जातियों का अनुकरण किया है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब उसके बाद हम 11वीं विशेषता देखते हैं, निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा। तो संस्कृति की जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि निम्न जातियों में ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा है। और ये सिर्फ बात बच्चों निम्न जाति की नहीं है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम बहुत गलत हैं। स्पेशली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, अगर मैं अपना विचार रखूं, तो महत्वाकांक्षी तो इस संसार में लगभग हर व्यक्ति होता है। जिस स्थिति में है उससे उच्च स्थिति
प्राप्त करने का वो आकांक्षी होता है। पर चूंकि यहाँ हम संस्कृतिकरण के संदर्भ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि निम्न जातियों में ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा होती है, और वे ही निम्न जातियों उच्च जातियों की संस्कृति, जीवन की विधि, प्रथाओं आदि का अनुकरण भी इसीलिए करते हैं कि भाई समाज में उन्हें उच्च पदस्थ स्थान प्राप्त हो। तो आगे की विशेषता को जानने से पहले हम रिकैप लेते हैं। द्विमार्गी प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस। आज हमने जाना संस्कृतिकरण की छठवीं विशेषता के तौर पर, जहां हमने ये जाना कि संस्कृतिकरण में जहां निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन प्रक्रिया को अपने जीवन में आत्मसात करती हैं, वहीं उच्च जातियां भी निम्न जाति की कुछ विशेषताओं को, कुछ जीवन के तरीके को, और विशेषकर पूजा पाठ से संबंधित जो है लोक, जिसे हम लोक देवताओं का पूजा पाठ है, और ख़ासकर लोक देवताओं की आराधना महामारी से बचने के लिए की जाती है, ऐसा माना गया है। तो उन सबको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हमने आज सातवीं विशेषता जो जानी थी वो है विचारधारा ग्रहिता। ठीक है, यहाँ ये विचारधारा ग्रहिता की बात किसने की थी? योगेंद्र सिंह ने कही है कि सिर्फ हम निम्न जातियाँ उच्च जातियों के धर्म, कर्म, माया, संसार, पुनर्जन्म आदि का अनुकरण ही नहीं करते, बल्कि उनकी प्रथाओं, जीवन जो पद्धति है उसके अतिरिक्त जीवन दर्शन, उनके साहित्य, इन सभी को भी अपने जीवन में स्वीकार करती हैं। फिर हमने आठवीं विशेषता जानी थी अग्रिम समाजीकरण। यहाँ अग्रिम समाजीकरण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी योगेंद्र सिंह की हम बात करेंगे। तो योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की विशेषता बताई थी कि जो निम्न जाति हैं इस आशा से उच्च जाति की जीवन पद्धति को स्वीकार करती हैं कि भविष्य में उन्हें उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त होगी। फिर नौवीं विशेषता जिसे हमने जाना वो था संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान। 10वीं विशेषता जिसे हमने जाना वो थी पुरातन प्रक्रिया, कि ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही आई है या वर्तमान में इसका स्वरूप देखने को मिला है, ये पुरातन काल से चली आ रही है। 11वीं विशेषता हमने जाना था निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, अब यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट, मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ क्योंकि हम संस्कृतिकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा होती है कि वो समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करें। इसके बाद हम 12वीं विशेषता जानेंगे प्रबल जाति का अनुकरण। जो डोमिनेट क्लास है, कास्ट है, जो प्रभु जाति है, उसका अनुकरण करना। तो निम्न जातियाँ सदैव ब्राह्मणों का अनुकरण करें ऐसा नहीं है, और ये बात तो मैंने आपको प्रथम कक्षा में ही बताई थी। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि स्थानीय जो प्रबल जाति हैं उनका अनुकरण किया जाता है। ये उच्च जाति वैश्य भी हो सकती है और क्षत्रिय भी हो सकती है। कोई भी सिर्फ ये मान लेना कि उच्चतम स्थान तो जातिगत व्यवस्था में ब्राह्मणों को प्राप्त है, तो जो शूद्र है या निम्नतम सामाजिक संस्तरण में जिनको निम्नतम स्थान प्राप्त है वो जाति या जनजाति सिर्फ ब्राह्मणों का जीवन, अपनी जीवन पद्धति को अनुकरण करेंगे, ऐसा नहीं है। जो स्थानीय आधार पर जो भी प्रभु जाति हैं उनकी जीवन पद्धति को भी स्वीकार किया जाता है, और वो संस्कृतिकरण का एक अभिन्न भाग है। फिर साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये संस्कार, राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों में भी इसका महत्व है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में संस्कार एवं राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के लक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। एक लक्षण में सत्ता प्राप्त हो जाने पर अन्य दोनों क्षेत्रों में भी सत्ता प्राप्त हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। तो श्रीनिवास की मान्यता है कि इन तीनों लक्षणों में भिन्न भिन्न असंगतियाँ भी देखने को मिलती हैं। आर्थिक उन्नति के साथ संस्कृतिकरण हो जाए आवश्यक नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि किसी समूह ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली या आर्थिक उन्नति प्राप्त कर ली और उस समूह का संस्कृतिकरण हो जाए, ज़रूरी नहीं, और हो जाए ऐसा भी हो सकता है।
तो यहाँ श्रीनिवास ने मैसूर के जो गांव था रामपुर, वहाँ पाया कि वहाँ की जो अस्पृश्य जाति थी, जो निम्नतम स्थान सामाजिक संस्करण में जिस जाति को प्राप्त है, वहाँ अत्यधिक संस्कृतिकरण हो गया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही बनी रही। तो ये संस्कार, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों का महत्व यद्यपि है, इसमें कहीं किंचित संदेह नहीं है, परंतु व्यक्ति सामाजिक संस्करण में उच्च स्थिति प्राप्त कर लेगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। संभवतः ऐसा हो जाए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही हो। तो आज हमने संस्कृतिकरण अध्याय का एक चरण और पूर्ण किया। वो क्या किया हमने? संस्कृतिकरण की विशेषताओं को बहुत गंभीरता से हमने, बहुत विस्तार से इसके बारे में 2 कक्षाओं में चर्चा की। अब हम कुछ और संदर्भों की बात करेंगे, कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो संस्कृतिकरण से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जो संस्कृतिकरण के सोर्सेस हैं और ऐसे फैक्टर्स जो संस्कृतिकरण को प्रमोट करते हैं। तो कल की कक्षा में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।